हेलो स्टूडेंट, तो आज अपने देखने वाले हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम देखें, थोड़ा सा इस पे हम नजर डालते हैं। z इक्वल टू एफ एक्स वाई अगर आपके पास फंक्शन है, ये दोनों क्या वेरिएबल कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र चर कहलाते हैं। कौन से चर कहलाते हैं? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल होता है ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी परतंत्र चर। परतंत्र और स्वतंत्र तो आप समझते हो। ये दोनों स्वतंत्र हैं, ये परतंत्र चर है, ये हमारे पास रहता है। अब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो इस टाइप की है, del z ओवर del x, del z ओवर del y इक्वल टू z आ, तो ये z जो है ये तो कहलाता है डिपेंडेबल। x और y जो है जिनके रिस्पेक्ट हम पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं वो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। तो पहले तो हमने ये बात समझ ली। अब इस डेफिनेशन को देखते हैं। वो कह रहा है कि कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाती है? All the derivatives of the dependent variables and the dependent variables has power 1, यानी कि जितने भी उस इक्वेशन के अंदर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपके पास आंशिक अवकलज गुणक हैं या गुणांक हैं, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट जितने भी हैं उसके अंदर या डेरिवेटिव्स कितने भी हैं, उनकी पावर जो है वो 1 रहनी चाहिए। और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल जो z, हम z की बात करते हैं, z जो ये z है जो इसकी पावर भी 1 रहनी चाहिए। अगर इनकी पावर 1 से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में वो लीनियर नहीं रहती। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है। दूसरी कंडीशन ये है, देयर शुड नॉट बी द मल्टीप्लिकेशन विद द डिपेंडेबल वेरिएबल एंड, यानी कि जो हमारे पास डिपेंडेबल वेरिएबल है उसका और उसके डेरिवेटिव का, यानी कि अगर हम बात करें z del z ओवर del x, ऐसा सीन आपको नहीं मिलना चाहिए। कुछ भी यहाँ पे इसका डेरिवेटिव्स यही नहीं है, इससे मींस बहुत सारे डेरिवेशन, del z ओवर del y भी कर सकते हो, del स्क्वायर z del y स्क्वायर कर सकते हो, जो भी है। मतलब कि जो हमारे पास स्वतंत्र चर है और उसके अवकलज का गुणनफल विद्यमान नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन कोई फॉलो कर जाती है तो उसको हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अगर इन दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को डिस्कार्ड कर जाए तो उस कंडीशन में हम उसको नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब स्टूडेंट इसके एग्जांपल हम देख लें। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है और नॉन लीनियर कौन सी है? जैसे हमारे पास z स्क्वायर del स्क्वायर z del x स्क्वायर del स्क्वायर z del y स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और साथ में del z del x आ रहे इक्वल टू 1 आ रहे। फिर हमारे पास del स्क्वायर z del x स्क्वायर और del स्क्वायर z del y स्क्वायर इक्वल टू z प्लस एक्स वाई। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अगर हम इन एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये लीनियर कौन सा है, नॉन लीनियर कौन सा है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो z हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और
इसी का मल्टीपल किसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है। एक तो इस कंडीशन से नॉन लीनियर होगी, दूसरी इसके अंदर आप क्या देख सकते हो कि जो z है उसकी पावर कितनी कर रखी है, इसने 2 कर रखी है, जबकि हम कह रहे हैं कि पावर कितनी रहनी चाहिए, 1 ही रहनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन से ये क्या कह सकते हो, नॉन लीनियर है। इसके अंदर भी ये भी नॉन लीनियर होगी, किस रीजन से होगी, क्योंकि इसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, इस वजह से वो नॉन लीनियर होगी। तीसरी जो कंडीशन है del स्क्वायर z del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर z del y स्क्वायर इक्वल टू z प्लस xy है। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वो सारी कंडीशन फॉलो कर रही है लीनियर की। पावर इसकी 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे पी क्यू आ गया इक्वल टू 1 आ गया, तो ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, इसकी बात अगर हम करें, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, इसको अगर हम चेक करना चाहें लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो इसमें हम देखें तो पी क्यू इक्वल टू 1 आ गया, तो वहां पे हमने ये कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होना चाहिए, और साथ में हमने ये कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि हम ये कह रहे हैं, दूसरी कंडीशन जो थी लीनियर वाली, उसमें हमने ये बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल यानी परतंत्र चर और उसके अवकलज का गुणनफल विद्यमान नहीं होना चाहिए। साथ में उसके ऑब्लिक लगा के और कंडीशन थी, उसमें ये लिखा था कि पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है उनके डिपेंडेंट वेरिएबल के उनके मल्टीपल भी हमारे पास विद्यमान नहीं होने चाहिए। तो उस कंडीशन से ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, नॉन लीनियर हो जाएगी। सेकंड वाली कंडीशन से नॉन लीनियर हमारे पास ये है। तो इस टाइप से हमने ये हम चेक करके बता सकते हैं कि लीनियर कौन सी है, नॉन लीनियर कौन सी है, बड़ी आसानी से। और अब इससे जो आगे वाला लेक्चर क्या टॉपिक हम करने वाले हैं, वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, जिसके अंदर हम 3 टाइप जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी एंड नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर है क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट वन टाइम ही क्या हुआ है, डेरिवेटिव हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट। ओके, तो उसके बाद में हम अब आगे इस पे बात करने वाले हैं कि ये तो हमने देख लिया कि लीनियर नॉन लीनियर क्या है। अब हम इस पे बात करेंगे, जो आगे वाला टॉपिक हमारा रहेगा कि जो इसके सॉल्यूशन है। अब इसके सॉल्यूशन पे हमें फोकस करना है कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे। जस्ट इसको मैं अभी साफ कर रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं स्टूडेंट इसका कि कितने टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि आपके पास जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगी, जब आपके पास लीनियर इफ
इट इज लीनियर इन पी क्यू एंड जेड। अगर वो पी क्यू एंड जेड के अंदर लीनियर है, यानी कि इनकी पावर्स कितनी है, 1 1 1 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एग्जांपल हम देख सकते हैं इसमें p प्लस क्यू इक्वल टू जेड। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कि अगर हमें ये बताना है कि लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें p q और z जो है उसकी पावर कितनी रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। दूसरी जो हमारे पास आती है फर्स्ट ऑर्डर सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे सेमी लीनियर आया है, इसके अंदर क्या रहता है स्टूडेंट, इसमें दो कंडीशन रहती है कि जो P और Q के कोफिशिएंट हैं, ये वाले P और Q के जो कोफिशिएंट हैं वो ओनली किस में रहने चाहिए, आपके पास x y में होने चाहिए। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन इसमें है कि अगर सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो P और Q है जो उसके जो कोफिशिएंट है वो ओनली x में, x और y में होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या है कि x y में होने चाहिए और P और Q जो है आपके पास P Q लीनियर होने चाहिए, P Q लीनियर। Z जो है वो लीनियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर Z लीनियर है तो हम उसको क्या बोल देंगे, अगर Z लीनियर है तो वो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन जाएगा। लेकिन अगर Z लीनियर नहीं है और P और Q के जो कोफिशिएंट है वो x y में ओनली, तो हम क्या कहेंगे कि नॉट नेसेसरी लीनियर। Z जो हमारे पास है Z लीनियर नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि Z जो हो वो हमारे पास लीनियर हो। तो ये हमारे पास सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब आते हैं हम इसका एक एग्जांपल, अगर हम देखना चाहें तो एग्जांपल भी देख सकते हो आप। डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई, जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये एग्जांपल इसका आप दे सकते हो। डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई, जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमारे पास कौन सी है, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसकी कंडीशन भी मैंने आपको बता दी कि जो P और Q हैं इनके जो कोफिशिएंट हैं वो ओनली x y में होने चाहिए और Z जो है वो लीनियर होना जरूरी नहीं है और साथ में P और Q लीनियर होना चाहिए। तीन कंडीशन हमारे पास इसके अंदर अप्लाई रहती है। फिर आती है फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है स्टूडेंट, इसको भी हम देखते हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसका एग्जांपल भी लिखा था। ये कह रहा है इफ इट इज लीनियर इन P एंड Q, ओनली किस में लीनियर होनी चाहिए, P एंड Q में लीनियर होनी चाहिए, बाकी इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। जैसे आपके पास जेड स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल वाई, एग्जांपल डेल एक्स दे सकते हो यहाँ पे y इक्वल टू e की पावर x प्लस y, ये एग्जांपल आप ले सकते हो। अब इसने बोला है कि P और Q है जो वो ही लीनियर होने चाहिए, बाकी इसमें कोई कंडीशन नहीं। तो ये वाली जो इक्वेशन है
ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जिसमें P और Q जो है हमारे पास वो लीनियर होने चाहिए। अगर P और Q है तो क्वासी हो जाएगी, और अगर हमारे पास PQ लीनियर है, PQ लीनियर, Z नेसेसरी नहीं है, नीड नॉट बी नेसेसरी, एंड P एंड Q के जो कोफिशिएंट है वो ओनली XY में हो तो वो सेमी लीनियर हो जाएगी। और अगर आपके पास PQZ तीनों ही हमारे पास लीनियर हैं, उस कंडीशन में लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो ये 3 टाइप थे इसके जो हमने करे हैं। अब इसके बाद में जो चौथा टाइप अपने पास नॉन लीनियर का है। नॉन लीनियर वो होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन लीनियर कैसी होगी, जो इन चारों में से किसी को भी कंप्लीट नहीं कर रही हो। जो 3 हमने भी करी थी, एक तो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक सेमी और एक क्वासी। अगर इन तीनों में से कोई सी भी नहीं है तो नॉन लीनियर हो जाएगी। नॉन लीनियर पार्शियल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, जो ना तो लीनियर हो, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर, ना ही आपके पास सेमी हो, और क्वासी भी नहीं। इन तीनों में से जो नहीं है वो क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। अब स्टूडेंट नॉन लीनियर को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि PQZ में अगर लीनियर है तो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है लीनियर, और अगर PQ फर्स्ट ऑर्डर का है, Z का लीनियर होना नेसेसरी नहीं है, और P और Q के कोफिशिएंट जो XY में हैं फिर सेमी हो जाती है। और क्वासी के अंदर हम कहते हैं कि P और Q किस में होने चाहिए, ओनली लीनियर में होना चाहिए, बाकी कोफिशिएंट वगैरह से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब इन तीनों टाइप में जो नहीं आता वो नॉन लीनियर है। तो अगर इन तीनों टाइप में अगर कॉमन बात करें हम तो PQ कॉमन है, PQ तीनों में लीनियर रहेगा। PQ तीनों में हमारे पास क्या रहता है, लीनियर रहता है। इसके एग्जांपल आप बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे P² + Q² = 1, ये नॉन लीनियर का एग्जांपल है। तो इस टाइप से हम इसके टाइप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट नहीं, तो अब अपने देखने वाले हैं सॉल्यूशन। क्या देखने वाले हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में आप जानते हो, हल। हल क्या होता है ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। हल, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल के हल की बात करें तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। हम इसके अंदर पढ़ेंगे कंप्लीट इंटीग्रल, जर्नल इंटीग्रल एंड सिंगुलर इंटीग्रल। 3 हम इसके अंदर सॉल्यूशन एंड एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कंप्लीट, पर्टिकुलर, जर्नल एंड सिंगुलर, 3 हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कंप्लीट इंटीग्रल, पूर्ण समाकल। पूर्ण समाकल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया कि ये है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ए और बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है,
अब ये कंप्लीट इंटीग्रल कब कहलाएगा, जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है उनकी संख्या बराबर हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड independent variable equal to number of arbitrary constant। अगर ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण समाकल बोल देते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल बोले। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अब दूसरा हम देखते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, विशेष समाकल इसको बोलते हैं। कौन सा? विशेष समाकल। विशेष समाकल क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अगर हम a एंड b जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हमारे पास है, अगर इनकी हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें, पर्टिकुलर वैल्यू अगर इनकी पुट कर दें, a एंड b जो हमारे पास है, अगर हम इनकी पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे दें इनको, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या कहलाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन कहलाता है, इंटीग्रल कहलाता है हमारे पास। अगर हम a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन को। अब अपने स्टूडेंट देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन देखो बहुत ही आसान है। हमारे पास f x y z a, b है, ये हमने मान लिया कि कंप्लीट इंटीग्रल है किसका, f x y z p q इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ये कंप्लीट इंटीग्रल है। अब हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, यहां से b और a में कोई रिलेशन जिनमें हो ऐसा कोई फंक्शन मान लेते हैं, हम लैंड कर लेते हैं ये कोई फंक्शन ऐसा, तो हमारे पास ये वाला जो सॉल्यूशन है ना वो किस टाइप से बन के आ जाएगा, f x y z a phi इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस टाइप से बन के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, इसका हमें एनवेलप फाइंड करना है इक्वल टू 0। डेल एफ और डेल ए करना है, एनवेलप जिसे अपने कहते हैं, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी हमारे पास। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, 3 एंड 4 की हेल्प से हमें क्या करना है, a को एलिमिनेट करना है, a का विलोपन करना है, यानी कि a को हमें एलिमिनेट करना है 3 एंड 4 की हेल्प से। अगर 3 एंड 4 की हेल्प से हम a को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या कहलाता है, ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ये जनरल सॉल्यूशन है। तो ये बहुत ही आसान था, जनरल इंटीग्रल या जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद में हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल है। सिंगुलर
इंटीग्रल, ये क्या है स्टूडेंट? SI, विचित्र समाकल। विचित्र समाकल, विचित्र समाकल की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है कि एक, जैसे ये कंप्लीट इंटीग्रल है, ठीक है, इसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास x y z p q इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये जो है इसका कंप्लीट इंटीग्रल है। तो हमें क्या करना है, a एंड b का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू a एंड पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू b करके दो इक्वेशन यहां से हमारे पास आएंगी, इक्वल टू 0 और डेल f ओवर डेल इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन अलग अलग देना चाहो तो देख सकते हो, 3 और ये हो जाएगी हमारे पास 4। अब हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ 3 एंड 4 एंड 1 a एंड b को एलिमिनेट करना है। a एंड b को एलिमिनेट कर देना है यहां से। विद द हेल्प ऑफ 1, 3 एंड 4 एलिमिनेट द a एंड b। a एंड b का एलिमिनेशन करने पर जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो इसका क्या होगा, सिंगुलर इंटीग्रल होगा। बस ये हमारे पास 4 थे, चारों के चारों हमने स्टडी कर लिए हैं। आगे वाला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम इसके करेंगे क्वेश्चन और फिर हम इसको इंप्लीमेंट करके आपको बताएंगे कि कैसे हम कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करते हैं, कैसे पर्टिकुलर करते हैं, कैसे जनरल सॉल्यूशन करते हैं, कैसे सिंगुलर इंटीग्रल करते हैं। तो मिलते हैं कल क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।